सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कासिम सुलेमानी की तदफीन से पहले ईरान ने जो कहा वो कर डाला। 3 जनवरी को इराक में अमेरिका ने कासिम सुलेमानी के काफ़िले को ड्रोन हमले का निशाना बनाया, जिसमें आपने देखा कि कासिम सुलेमानी अपने साथियों समेत जाँ बहक हो गए। अच्छा, इस हमले के बाद ईरान ने एक ऐलान किया था, वो भी आपको याद होगा, वो ये कि वो कासिम सुलेमानी की मौत का बदला हर सूरत लेगा। अमेरिका ने ईरान को खबरदार भी किया था कि अगर ईरान ने कोई इंतकामी कार्रवाई की तो रद्द अमल भी सामने आएगा और फौरी तौर पर सामने आएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने भी कहा था कि अब कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं होगी, बल्कि अब बराह रास्त इंतकाम लिया जाएगा। और कासिम सुलेमानी की तदफीन से सिर्फ चंद घंटे पहले ही आपने देखा कि ईरान ने गुज़िश्ता रात इराक में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से जो बयान जारी किया गया, उसमें यह कहा गया कि उन्होंने दर्जनों मिसाइलों से अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया। ये अमरीका के ख़िलाफ़, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये अमरीका के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों का बाकायदा आगाज़ है, समझ लीजिए। अब अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर दर्जन से ज़ायद मिसाइल दागे गए। और दूसरी जानिब अगर हम सिचुएशन देखें तो अमरीकी सदर ट्रंप की कौमी सलामती टीम से मुशावरत भी जारी है। अमरीकी वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारिजा भी वाइट हाउस भी पहुँच गए। पासदारान इनकलाब ने बयान में तंबीह भी की कि अमरीका खित्ते से अपनी अफवाज निकाले, वरना इसराइल और अमरीकी इत्तेहादियों को भी निशाना बनाएंगे। अमरीकी इत्तेहादी ममालिक से हमला हुआ तो भरपूर जवाब भी दिया जाएगा और आइंदा किसी अमरीकी हमले की सूरत में मज़ीद सख्त जवाब देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप को हमलों के बाद कौम से खिताब, और आपने देखा होगा कि उन्होंने जो खिताब किया, और अब दोनों जो ममालिक आप देखें कि आमने सामने खड़े हो चुके हैं। इधर अमरीका और हम ईरान देखते हैं। कल भी हमने प्रोग्राम किया और आपको वाज़ेह बताया प्रोग्राम में कि ईरान अमरीका के मुकाबले में एक बहुत छोटा मुल्क है। वसाइल के लिहाज से आप बात कर लें या किसी भी लिहाज से बात करें, लेकिन ईरान अब डट गया। ईरान को किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है और दोनों ममालिक बिल्कुल आमने सामने खड़े हो चुके हैं। अब बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि इस पूरे मामले में अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई वॉर की तरफ जाती सिचुएशन, जंग की तरफ सिचुएशन जाती है, तो आखिर क्या होगा और पूरे खित्ते की सूरत हाल कितनी ख़तरनाक या तशवीशनाक हो सकती है। पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार होगा, पाकिस्तान को इसमें क्या किरदार अदा करना होगा, या इसमें लोगों के, बहुत से लोगों का भी ये ख्याल भी है कि पता नहीं भारत का इसमें क्या किरदार हो सकता है। खैर, भारत जो कि पसंद ही इंतशार की पॉलिसी को करता है, भारत ने जो कश्मीर में किया, निहत्ते कश्मीरियों पे जो पैलेट गन से वार किए जा रहे हैं, वहाँ पे खून की नदियाँ बहाई जा रही हैं, और उनकी पार्लियामेंट ने जो डिसीजन लिया, उसके बाद भारत का क्या किरदार होगा वो आपके सामने वाज़ेह कि भारत से कोई अच्छी उम्मीद रखना, बहरहाल मैं तो नहीं रख सकती। मेहमानों को आपसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हैं, अहमद कुरैशी भी हमारे साथ कुछ देर के बाद मौजूद होंगे, सीनियर एंकर हैं, एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। ईरान ने जवाबी हमला कर दिया, जैसे कि ईरान ने कहा था कि हम इंतकाम लेंगे। अब अमरीका के रद्दअमल की क्या आप सोचते हैं कि क्या रद्दअमल हो सकता है, और अगर अमरीका का रद्दअमल आता है तो क्या हम कह सकते हैं कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, या सीधे अल्फाज में ये तीसरी आलमी जंग का आगाज़ हो जाएगा? देखें डॉक्टर फ़िज़ा, बात यह है कि हम आज सारा दिन एक काफ़ी डिस्कशन करते रहे हैं, बात करते रहे हैं, और यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि एटलीस्ट ईरान ने जब हमला किया तो साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि हमने अपना बदला ले लिया। मीन ईरान और इससे ज़्यादा कार्रवाई नहीं करना चाहता। और उसके बाद ज़ाहिर है कि अमेरिका के देखना था, उन्होंने कहा जी हम अपने तखमीना लगाएंगे क्या नुकसान हुआ है, कैसे हुआ है, और उसके बाद फिर उनको सलामती कौंसिल का अपना इजलास भी बनाया वाइट हाउस में। वहाँ पर फॉरेन सेक्रेटरी पॉम्पियो भी थे, डिफेंस मिनिस्टर भी थे, सब वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद जब एड्रेस किया गया, और हमारा यही अंदाज़ा था कि अब मेरे ख्याल में इसके बाद डी एस्केलेशन स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए कि देखें अमेरिका को ये पता है कि ज़ाहिर है कि दे हैव बिग गन्स, दे हैव मच मोर बेटर जो इक्विप्ड ट्रुप्स हैं उनके पास, बिल्कुल ठीक है, लेकिन
ईरान ने किसी और तरीके से तैयारी की हुई है। जो जनरल सुलेमानी को उन्होंने हलाक किया है, इसके देवर रीजन्स। एक तो उन्होंने पूरी इराकी मलेशिया को बहुत ज़्यादा ट्रेन कर दिया था और आईएसएस और उसके बाद दाइश को किया। फिर उन्होंने आपने देखा हिजबुल्लाह को लेबनान में बहुत ज़्यादा ट्रेन किया उनको, और वो बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सी वॉर के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हमास को आपने देखा कि पैलेस्टाइन में उन्होंने तैयार किया है, फिर सीरिया में उन्होंने बशर असद की हुकूमत को बचाया, और फिर अफ़गानिस्तान में भी तालिबान को ट्रेन किया। तो वो प्रॉक्सी एसिमेट्रिक वॉर के अंदर वो पूरी तैयारी कर चुके थे कि वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे, बल्कि इनके जो इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट है वहाँ उनको नुकसान पहुँचाएंगे। जिसकी वजह से फिर उसके बाद आज सारा दिन पोम्पियो ने जो सेक्रेटरी हैं वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को रिंग किया कि हम डी एस्केलेट करेंगे, वी डोंट वांट एस्केलेशन, हम ऐसे नहीं करना चाहते। ये सारी चीज़ें अंदाज़ा हो रहा था कि जो अमेरिका करना चाहता था उन्होंने उनको हलाक कर दिया। ईरान हैड टू रिटेलिएट बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंट्स ऑफ ईरानी पब्लिक, और उनके ख़ुद भी उनके जो रोहानी पेशवा हैं उनको भी यही था कि उन्होंने बदला भी ले लिया। और जाहिर है कि इससे बहुत नुकसान होना था दुनिया को, इस खित्ते को, इकनॉमिकली भी और हर लिहाज से नुकसान होना था। इसलिए अब आज हम यही बात एग्जैक्टली ट्रंप ने की है, जी हमने नुकसान कर लिया, अब हम सैंक्शन लगा देंगे, हम ये कर देंगे, बट ही डिड नॉट गो फॉर रिटेलिएशन। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप है। अब इसके बाद जो है आलम कमाल में, जिसने उन्होंने ख़ुद भी कहा कि ब्रिटेन है, फिर फ्रांस है, जर्मनी है, दे हैव टू नाउ जंप इन, और वो आके आप इसको ईरान को भी समझाएं, और फिर ज़ाहिर है कि अमेरिका को भी समझाना चाहिए। यूनाइटेड नेशन का इजलास भी होना चाहिए और वहाँ पर यूनाइटेड नेशन को अपनी अफादियत दिखानी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता यूनाइटेड नेशन बिकम, बल्कि मैं कहूँगा कि ये सिर्फ कुछ ममालिक के हाथ पे खेल रहे हैं, बाकी कोई परवाह नहीं, चाहे कश्मीर हो या कुछ भी हो। तो ये चीज़ें अगर नहीं होंगी तो फिर हम खुदा न खास्ता कह सकते हैं कि तीसरी आलमी जंग की तरफ जा सकते हैं। अभी तक हालात ठीक हो रहे हैं। अब पाकिस्तान को बड़ा किरदार है, टर्की का किरदार है, मलेशिया का किरदार है कि मिडल ईस्ट में जाके बताएं और इसको हालात को ठीक करें। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह ट्रंप ने जो कौम से खिताब किया, ट्रंप ने बाकायदा कहा है कि जी हमारी जो फ़ौज है, अमरीकी फ़ौज, वो ताकतवर तरीन फ़ौज है और हम किसी भी चीज़ के लिए तैयार हैं। अमरीकी फ़ौज किसी भी चीज़ के लिए तैयार है, अगर हम सुन पा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब ताकतवर तरीन फ़ौज है, हम किसी भी चीज़ के लिए तैयार हैं, मतलब ये तो इशारा कहीं और जाता दिखाई देता है। गुफ्तगू में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, आप कैसे देखते हैं? देखें, बात यह है कि देखें ये एक वॉर रिटोरिक्स होते हैं, वो ज़ाहिर है कि वो थ्रेट कर रहे हैं जी हमारे पास बड़े लेटेस्ट इक्विपमेंट है, वेपन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आप बड़ी ताकत हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि जिस मुल्क में जाएँ आप वहाँ की सॉवरेनिटी को नेज़ तो नाबूद कर दें, आप जिस मुल्क में जाएँ उनके चीफ आर्मी स्टाफ को मार दें। अगर आपने जिस तरीके से, अगर हमने इंडिया की जिस 27 फरवरी को हमें पता था कि उनके चीफ आर्मी स्टाफ कहाँ बैठे हुए और हमने वहाँ उनके रॉकेट नज़दीक फेंक के वार्निंग दी, वी डिडंट गो फॉर हिम। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, इसमें कोई चीज़ों का इतलाक होता है, इसलिए बिल्कुल आपको रोक नहीं, बिल्कुल आउट। और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे पता चलता है कितना गरूर उनके अंदर है। यू शुड लुक डाउन कि आप बड़े मुल्क हैं, यू हैव टू लुक आफ्टर, बट नॉट कि आप कहें हमें तेल की ज़रूरत नहीं है। कैसे नहीं है? वाई हैव यू गॉन टू इराक, वाई हैव गॉन टू लीबिया, आप अभी ईरान में क्यों आना चाहते हैं? सऊदी अरब में आपने क्यों होल्ड किया हुआ है? वी ऑल नो कि व्हाट इज योर इंटरेस्ट है, ये बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि इस तरीके से नहीं चला जाता कि आप, और ईरान, आप इजराइल को आउटराइटली सपोर्ट करते हैं जिस तरीके से हर बात पे आपने किया है। और अभी ये भी एक मेजर वजह थी कि जिस तरह हमास है, फिर उसके बाद हिजबुल्लाह है, इराक में मलेशिया बैठा हुआ, तैयार बैठी हुई, ये सारे लोग सर्कल किया हुआ है इसको, इजराइल को। तो इजराइल इज अंदर बिग थ्रेट। इसलिए ये देखने की बात है, इसी वजह से है कि अगर ईरान को तो नुकसान होता, लेकिन उसने इनके इत्तेहादियों को और इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचाना था, उन्होंने पूरी तैयारी की हुई थी। दिस वॉज द रीज़न कि उनको सेंस प्रिवेल की है, और अभी वो इकनॉमिक सैंक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन पे नहीं गए। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मुझे एक और चीज़ समझ नहीं आ रही। बाकायदा ट्रंप ने कहा जी वक्त आ गया कि तमाम ममालिक ईरान के ख़िलाफ़ मुत्तहद हो जाएं। अब जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह कि आपने भी कहा कि जी वो अमेरिकी सदर है, ज़ाहिर बात है सुपर पावर है अमेरिका, किसी को इस बात पे डाउट नहीं है कि अमेरिका सुपर पावर है और वो सुपर पावर का सदर है, वो ट्रंप है। ये मुझे उसके अल्फाज से ऐसे लग रहा है इसे डिक्टेट कर रहा है, वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, वो डिक्टेट कर रहा है कि अब तमाम ममालिक को मुत्तहिद होना होगा ईरान के खिलाफ।
आई थिंक ये बहुत ही अनफेयर बात है कि आप इस तरीके से अमेरिका अगर सुपर है तो उसके साथ रशिया भी है, चाइना इज ऑल्सो बिग इकोनॉमिक पावर इज नॉट कम अप, बिल्कुल, फिर बरतानिया है, फ्रांस है, और हर मुल्क की अपनी स्ट्रेटजी है, हर मुल्क 5+6 की बात है, तो ये हर एक की स्ट्रेटजी है, अपनी सॉवरेनिटी है उसकी, और फिर चाहे छोटा मुल्क हो बड़ा हो, एक इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, वो आर्टिकल 57 जो है यूनाइटेड जेनेवा का वो भी है कि आप किसी की सॉवरेनिटी को आप तहस नहीं कर सकते हैं। आप एक दूसरे मुल्क में एक विजिट पे गए हैं, वहाँ जाके ड्रोन अटैक करते आप मार देते हैं, और फिर जब ईरान ने कहा ये ड्रोन अटैक करें तो आपके ड्रोन अटैक क्यों ना गिराए जाएँ? जब आप उस मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन पे जा रहे हैं, आप सऊदी को इंस्टिगेट करें, क्रूज मिसाइल फायर करके इल्ज़ाम ईरान पे लगा रहे थे, व्हाट दे हैव टू डू। ये सोचने की बात है कि आप हर एक की रिस्पेक्ट करें, हर सॉवरेन मुल्क की रिस्पेक्ट करें, और ये नहीं कि आप हर एक को दबाते जाएँ। जैसे इंडिया भी आपकी पॉलिसी पे चल रहा है, उससे लोग काफ़ी लीड ले रहे हैं, तो ये चीज़ें अब आपको छोड़, महज़ब दुनिया की कौन सी बात करते हैं कि महज़ब दुनिया को ऐसे करना चाहिए? कहाँ महज़ब दुनिया है जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर जुल्म हो रहा है, 160 दिन हो गए हैं, वहाँ पर महज़ब दुनिया कहाँ चली गई है? उस बाद आप मुझे बताइए कि जो एक सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए हैं, ये कौन सी इंसाफ है? कहाँ आपकी एमनेस्टी इंटरनेशनल है, वॉच डॉग्स हैं, ह्यूमन राइट्स के, दुनिया खामोश बैठी हुई है। सो ये चीज़ें ख़त्म करनी, इसीलिए यूनाइटेड नेशन में बताया गया था। डॉक्टर फिजा, आपने लीग ऑफ नेशंस बनाई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, इसीलिए बनाई थी कि आइंदा कॉन्फ्लिक्ट ना हो और मुल्कों के मसाइल बैठ के बामी रजामंदी से ख़त्म किए जाए। आप फेल हो गए तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फिर यूनाइटेड नेशन बनाया गया, चले अब हम इसके मसाइल करेंगे। अब यूनाइटेड नेशन जो है ये बिल्कुल गैर फ़ाल है, ये सिर्फ 3-4 मुल्कों ने कंट्रोल किया हुआ है, इसीलिए खुदा न खासा मैं कहता हूँ कि आगे थर्ड वॉर होगी। जिस तरीके से अमेरिका रोग बना हुआ है, वॉर के डायनेमिक्स का किसी को नहीं पता होता, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करें। पता जो अमेरिका समझते हैं बहुत दूर बैठा हूँ, नथिंग विल हैपन, सो मेनी थिंग्स कैन हैपन। तो आई थिंक यहाँ पर अमेरिका को समझना चाहिए, अक़वाम आलम के साथ चलना चाहिए, और मिल बैठ के मुल्कों के मसाइल बंद करें, और मुल्कों को दीवार से मत लगाएं, दीवार से लगाएं तो फिर कोई ना कोई वहाँ से बाउंस बैक ज़रूर करता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अब ट्रंप साहब ने यह भी कहा कि जी ईरान ने 2 अमरीकी ड्रोन भी तबाह किए, और ईरान के हवाले से जो भी वो कह रहे थे आपने सुना होगा, आपने उनके इतने बड़े जनरल को शहीद कर दिया, और आप कह रहे हैं जी हाँ, मतलब अल्लाह कह रहे हैं कि हाँ मेरे हुक्म पर उस जनरल को उस हमले में मारा गया, जो दूसरे मुल्क में सरकारी दौरे पर था, उसकी मुलाकात भी थी एक बड़ी शख्सियत के साथ। मतलब ये कोई तरीका नहीं, दिस इज सो अनफेयर। और दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं जी वो दहशत गर्दों को तरबियत दे चुका था जनरल सुलेमानी। मुझे बताइए, जो नरेंद्र मोदी की इंडिया की जो फौज है, हम फौज की बात कर रहे थे, बीजेपी गवर्नमेंट को भी साइड पे कर लें आप, जो फौज वहां पे जुल्म कर रही है कश्मीर में, क्या वो दहशतगर्दी नहीं है? उसको आप ओपनली दहशतगर्दी नहीं कहेंगे? उनसे हक़ खुद इरादियत छीन लिया गया, पार्लियामेंट में बैठ के पार्लियामेंट का मजाक उड़ा दिया गया, इंडियन पार्लियामेंट का, ना वहाँ पे जमहूरियत है, फौज वहाँ पे बाकायदा दहशतगर्द बनी हुई है। उसके बारे में अमेरिका का क्या ख्याल है? वहाँ पे ही अपने लफ्ज़ सी लेते हैं, वहाँ पे आवाज़ निकलती नहीं है। देखें, सबसे बड़ा तो दुनिया का दहशतगर्द जो नरेंद्र मोदी है, वो आरएसएस का कमांडर है। पूरी आरएसएस का उनका मोटो, उनका मैनिफेस्टो क्या है वो पता है। एक हिंदू इंतहा पसंद तंजीब है जो सिर्फ हिंदू राज चाहते हैं, वो माइनॉरिटीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, और फिर ये इतना बड़ा गुजरात के मुसलमानों का कातिल है। इंडिया, अमेरिका और बरतानिया इनको वीज़ा नहीं देते थे कि ये दहशतगर्द कातिल है। अब आप उनकी बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि सुलेमानी वो अपनी फ़ौज को ट्रेन कर रहा था, उसने अपनी स्ट्रैटेजी मुल्क के लिए बनाई थी, वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट में काम कर रहा था, एंड ही वाज अ नंबर 2 मैन इन आयतुल्लाह खमैनी के बाद उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी। ही वाज एन ऑफिशियल डेजिग्नेटेड मेजर जनरल सर्विंग, ही वाज नॉट अ दहशतगर्द। ये बात समझने की। और इसके बदले में इंडिया को देखें, जो कश्मीर में हो रहा है, जो कुछ जुल्म हो रहा है, कहाँ पर दुनिया बैठी है, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती, बड़ी सख्त तबाही की तरफ दुनिया जा रही है। हमने सुन रखा है, और ये बात मेरे ख्याल से इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती, किसी को इस बात में शक व शुबा नहीं हो सकता कि कोई शख्स कितना अहम था, या उसने दुनिया में अपना कितना मुकाम बनाया, उसके जनाजे में जितने लोग शरीक होते हैं वो जनाजा बता देता है कि वो कितना बड़ा बंदा था। एब्सोल्युटली। और इससे सेंटिमेंट देखें ना, कितने उनकी रिस्पेक्ट थी कि जो अली खामनाई थे, रूहानी उनके पेशवा हैं, वो वहाँ पर खड़े नमाज जनाजा में रो रहे थे, उनके साथ जनरल खड़े रो रहे थे। सी हाउ मच ही लाइक्ड। बिल्कुल। और ये एक नेशन का प्राइड थे,
जिस तरीके से उनके साथ ये मारा गया उनको, और उसके बाद जिस प्राउड तरीके से वो बात करेंगे मैंने अपना हुक्म दिया था। कल ईरानी प्राइम मिनिस्टर ने भी, वो भी उनके प्रेसिडेंट ने भी हुक्म दे दिया था साथ कह रहे हैं हम $80 मिलियन इनके लिए लेकर आ रहे हैं, आप हेड क्यों बनी करें। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए, मुल्कों में ऐसे नहीं होता। एक मुल्कों की एक प्रोटोकॉल होती है, एक आप जेनेवा कन्वेंशन है, आप उसको फॉलो करते हैं। और फिर आपने यूनाइटेड नेशन से कहाँ अप्रूवल की है, आपने अपनी कांग्रेस से अप्रूवल ली है। वहाँ पेलोसी का देखें, कांग्रेस के जो स्पीकर हैं उन्होंने क्या कि हम इनकी पावर कट करेंगे, ही हैज़ टू कम ओवर देयर। आप अपनी इम्पीच को बचाना चाहते हैं, आप अपने इलेक्शन को जीतना चाहते हैं, आप इसके लिए पहले आपने क्या किया था जब इराक में गए थे, वहाँ क्या किया था। तो हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए कि इराक का क्या हाल किया। और इराक ने भी, उनके असम्बली ने रेजोल्यूशन पास कर दिया कि जी अमेरिकन ट्रूप्स को ले जाइए। आप कहते हैं हम आप पे सैंक्शन भी लगाएंगे और हमें सारा खर्चा निकाल के फिर हम लेकर निकलेंगे। आपको इराक ने कहा था कि हम यहाँ फौजी अड्डे बनाएं, किसने आपको इजाज़त दी थी। तो आपको ये बात खुद सोचनी चाहिए, ये बड़े ख़तरनाक सिचुएशन है। आपको पता है जब कुवैत बात हुई थी 90 में, तो सऊदी अरब से कुवैत से पूरे वॉर रेपरेशन, पूरी वॉर का खर्चा उन मुल्कों से लेकर उनकी इकॉनमी तबाह करके रख दी थी। लिबिया में देखें क्या हाल किया है, इराक से कितना $50 बिलियन ले चुके हैं। तो ये चीज़ें देखनी कि ये आप खर्चे भी करें, अपने वॉर मशीन भी टेस्ट करें और उसके बाद उनके भी चढ़ाई भी कर दें। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब का भी मौके पे इस हवाले से सामने आया, वो कहते थे खित्ते को जंग से बचाने के लिए राबते हम तेज़ कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं टू कट शॉर्ट। और अब पाकिस्तान ने भी वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि ये अपनी सरजमीन पाकिस्तान नहीं देगा किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए। अमरीका जो पाकिस्तान से हमेशा डू मोर का मुतालबा करता रहा, और कभी उसने ये नहीं कहा कि हाँ भाई पाकिस्तान एक अच्छा किरदार अदा कर रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग में पाकिस्तान की कितनी शहादतें हैं, कितनी कुर्बानी है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मुझे बताइएगा कि अब पाकिस्तान ने वाज़ेह अल्फाज में हम कह सकते हैं नो मोर ही हो गया ना, डू मोर कहने वालों को कह दिया नो मोर। क्या अमेरिका के बाद हजम होगी, क्या देखते हैं आप? देखें हजम हो या ना हो, वी आर अ सॉवरन कंट्री, we have got our own national interest, and second we must behave like a nuclear country. We are a nuclear country and we are a very battle hardened strong military, professional military. इसलिए we have to stand like this. बहुत अच्छे मौके पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, ये फॉरेन मिनिस्टर ने बात की, उससे पहले DGISPR ने कहा जी हमारी सरजमीन किसी भी लड़ाई में हम उनकी मदद नहीं करेंगे, हमारी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी। हम हर लम्हा हर स्टेप आगे लेके जाएंगे जहाँ पर इस लड़ाई को रोका जा सके, आग को बुझाया जा सके। अमन के लिए हम करेंगे कोशिश, इसके लिए जितने स्टेप फॉरवर्ड होंगे। ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट थी। इसलिए देखें पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानी दी है पिछले 20 साल से, जो हमने नुकसान किया है फाटा में और ज़रब अज़्म में, राह रास्त में, राह निजात में, रद्दुल फसाद में। बड़ी मुश्किल से अमन कायम हुआ है। हम अब ये चाहते हैं कि हम इसी तरीके से दोबारा आग में झोंक लें, तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखें, पाकिस्तान निशाना है क्योंकि हम इस्लामिक मुल्क हैं और हम वाहिद न्यूक्लियर मुल्क हैं। तो हमारी स्ट्रेटजीज़, हमारी थिंकिंग, हमारी प्लानिंग मस्ट बी कि हाउ वी हैव टू सेफ गार्ड आर नेशनल इंटरेस्ट। आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, हमारी मुसल्लह फ़ौज, हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इन चीज़ों का ख्याल रख रही है और इसके अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसी मुरतब कर रही है। ठीक है जी, हमने एक अच्छा स्टांस लिया और आपने बिल्कुल अच्छी बात की कि बतौर एक न्यूक्लियर कंट्री हमें इसी तरह का मौक़िफ़, एक ठोस मौक़िफ़ अपनाना होगा। और बहरहाल हमने बहुत एक अच्छा सबूत दिया, बड़ी मेच्योरिटी का सबूत दिया। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, जैसे सालिसी के किरदार की बात की जाए, आपको याद होगा जब कश्मीर का मसला था तो ट्रंप ने पेशकश की थी कि जी हम सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं पाक भारत ताल्लुकात में। लेकिन बहरहाल मुझे तो लगता है वो भी एक पब्लिसिटी स्टंट था या पता नहीं क्या था वो, और उसके बाद कश्मीर के हवाले से जो डिसीजन ले लिया गया था वो आपके सामने है। और मेरे ख्याल से अमेरिका की सपोर्ट के बगैर इस तरह के डिसीजंस इंडिया भी नहीं लेता। ये सबसे किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, यहाँ है ये बात। आपको क्या लगता है कि इस मामले में, ईरान और अमेरिका के मामले में, कोई है जो सालिसी का किरदार अदा कर सकता है? क्योंकि बहरहाल अमेरिका में भी इंसान ही बसते हैं, ईरान में भी इंसान ही बसते हैं, उनको समझाना ही है ना। देखें इस वक्त ज़ाहिर है कि जो सुपर पावर्स हैं, दे हैव देयर ओन इन्फ्लुएंस and they are the 5 permanent members of the United Nations. They have to come forward and they have to resolve the issue. Second, why can't they call United Nations emergency session और वहाँ पे जाके बात की जाए कि जी क्या किया जा रहा है, अमेरिका क्या चाहता है।
रशिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री और रशियन सपोर्ट ज़ाहिर है कि ईरान को बहुत ज़्यादा है और वो उन्होंने बहुत उनको प्रॉपर्टी आर्म से इक्विपमेंट भी बहुत ज़्यादा दिया है। इसके साथ फ्रांस है, बरतानिया है, दे ऑल्सो वांटेड कि ये ईरान का जो एटमी माहिदा था ये मटेरियलाइज हो जाए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फ्रांस के सदर ने भी 1 घंटा प्रेसिडेंट से बात की ईरान के, वो भी उनसे बातें की गई हैं। उनके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं, इसलिए इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए दे हैव टू गो टू द नेशन एंड टॉक इट आउट एंड देन दे हैव टू रीच टू अमेरिकन के ये अपनी पॉलिसी जो इसको ख़त्म करें। पूरी दुनिया में आपने एक जाल बिछाया हुआ है, चाहे आप लीबिया में मुसलमानों को इतनी मुल्क में स्टेबिलिटी थी, इकनॉमिक तरक्की थी, उसको तबाह कर दिया, इराक़ को तबाह कर दिया, सीरिया में देखें क्या कुछ हो रहा है, यमन के अंदर आपके सामने नज़र आता है, फिर अफ़गानिस्तान में आप देखें अभी एक ईरान में फ्रंट एक और खोला जा रहा है, इसके साथ पूरे मिडल ईस्ट में आएंगे। तो ये चीज़ें अक़वाम आलम का काम होता है कि इसको ठीक करें। प्लस ये जिस मुल्क का इन्फ्लुएंस है वो दे शुड कम फॉरवर्ड। साथ ही साथ हमारे ममालिक में पाकिस्तान है, टर्की है, मलेशिया है, they have to come together and they have to go to Iran, they have to go to Saudi Arab, make them understand, please resolve your differences. It is not, it is created कि शिया वहाबिज़म इसको चलाया हुआ है कि इनको डिवाइड करके रखें, इनके इकोनॉमिक रिसोर्स डिवाइड करके रखें, इनके ऑल रिसोर्स अलग-अलग रखें, ना ये कभी मिल के वो इश्यू को तकरीबन रिडंडेंट कर दिया गया है। इन चीज़ों को हमें लेके चलना है ताकि वी शुड स्टैंड एट इस्लामिक वर्ल्ड एंड ऑल रिसोर्सेज विच वी डिपॉजिट इन अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज, हम इनको क्यों नहीं यूनाइट करके इस्लामी ममालिक में इस्तेमाल करते हैं। कितनी इससे तरक्की हो सकती है, कितने आप जो ब्लैकमेलिंग में आते हैं यूरोप और अमेरिका के वो ख़त्म हो जाएगा और इससे हम अपनी मुल्क में वॉर की चाहे तैयारी करें, एजुकेशन की करें, जो भी करना चाहें मुल्क के लिए हम मुल्कों के लिए कर सकते हैं। और फिर भी ये पैसा इस्तेमाल, जैसे वर्ल्ड बैंक जो है ये IMF जो है ये किसके पैसे से चलता है, मिडल ईस्ट में आके वो तेल निकालते हैं, वो इन मुल्कों को पैसा देते हैं, ये मुल्क जाकर डिपॉजिट पैसा करते हैं अमेरिका में, दूसरे मुल्कों में, ये वो पैसा है जो फिर IMF वर्ल्ड बैंक में जाता है, फिर गली मुल्कों को कमीशन के ऊपर पैसा आता है और फिर उससे कमा के वो वापस लेके जाते हैं। आई थिंक वी मस्ट ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द थीम बिहाइंड इट, हाउ दे आर इनसर्कलिंग यू, हाउ दे आर वीकनिंग यू, ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक है जी ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, आपके तज्जिए के लिए। और मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पर हम बात करेंगे कुछ मज़ीद कौमी मामलात की। हमारे जो बहुत आपने एक नारा सुन रखा था, वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो, इस हवाले से ज़रा बात करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। हालिया इंतखाबात से पहले हमने एक शोर बहुत ज़ोर से सुना था, आपने भी सुना होगा, मैंने भी, सब ने सुना। वो क्या था जी कि वोट को इज़्ज़त दो। ये नारा वो लगा रहे थे जिन पर वोट की इज़्ज़त करना, वोट को इज़्ज़त देना बाकायदा फ़र्ज़ था। उन्होंने इस मुल्क पर 30 से ज़ायद साल मुख्तलिफ़ अंदाज़ और मुख्तलिफ़ वज़ारतों की शक्ल में हुकूमत की, सियासत की, कारोबार भी की, और कारोबार ऐसे कि उनके कारोबार बढ़ते गए, ना सिर्फ उनके बल्कि उनके रिश्तेदारों के, उनके करीबी लोगों के भी, और उनके दोस्त अहबाब समझ लें वो भी इसमें शामिल होंगे। और 30 से ज़ायद साल इक़्तिदार से चिमटे रहने के बाद जब उनकी नाअहली कौम के सामने खुलकर आई, जब उनकी वो दौलत सामने आई जिनका जिक्र उन्होंने किसी से नहीं किया था, तो फिर सवाल उठे। उनकी सुप्रीम कोर्ट में तलबी हुई और उनसे सबूत मांगे गए, उनसे ज़राए आमदन पूछे गए। वो ज़राए आमदन जिनका जिक्र उन सियासी जमहूरी लोगों ने पार्लियामेंट में किया था, वो सबूत जो लहरा लहरा कर उन्होंने पार्लियामेंट में दिखाए थे। अदालत ने उनमें से कुछ को जाली भी करार दिया और कुछ तो सबूत थे ही नहीं। जब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से नाअहल करार पाए तो उनको याद आया अपना वोटर और वोट की इज़्ज़त, तो उन्होंने वोट को इज़्ज़त दो की एक शानदार मुहिम शुरू कर दी। 30 से ज़ायद साल मुल्क पर हुकूमत करते रहे, इक़्तिदार पर बुराजुमान रहे, तब तो ख्याल नहीं आया, लेकिन नाअहली के बाद अचानक ख्याल आ गया कि वोट को इज़्ज़त देने की भी बात की जानी चाहिए और वोट को इज़्ज़त दी जाए। चलो क्या कहते हैं, वो देर आए दुरुस्त आए। लेकिन हैरत इस बात पर है कि जी इस बार भी अपना मुफाद देखा, इस नारे में भी अपने मुकदमात का दिफा करने की कोशिश की,
इस नारे को भी खालिस्तान अपनी करप्शन बचाने के लिए बाकायदा इस्तेमाल किया गया। और इस नारे की आड़ में हमला किया तो किस पर? रियासती इदारों पर, फ़ौज पर, अदालतों पर। वोट को इज़्ज़त देने के लिए मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने सीधा निशाना बनाया फ़ौज को, अदालतों को। लेकिन मैं अक्सर कहती हूँ कि जब भी कुछ किया जाता है तो नतीजे के लिए किया जाता है। नतीजा क्या निकला? हुआ क्या हुआ? उनका बयानिया सिर्फ उनके ज़ाती मुफाद की वजह से बुरी तरह फ्लॉप हो गया या पिट गया। आवाम जानती थी कि नवाज शरीफ जब मुश्किल में होते हैं तो एक ही काम करते हैं, वो काम इल्ज़ाम लगाना, किसी पर भी, कभी भी, किसी भी वक्त। नवाज शरीफ ने पहले इल्ज़ाम लगाकर अदलिया पर हमले किए, फिर जब मुफाद नज़र आया तो अदलिया के साथ हो गए। नवाज शरीफ के पास कारकर्दगी दिखाने को नहीं थी तो उन्होंने फ़ौज पर हमले शुरू कर दिए और हद से इतना ज़्यादा आगे निकल गए कि अपने ही मुल्क के आर्मी चीफ के तैयारे को उतरने की इजाज़त नहीं दी। नवाज शरीफ को वोटर उस वक्त याद आया जब उनको चौथी बार इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनना था। उन्हें वोटर उस वक्त याद आया जब उनका इक़्तिदार ख़तरे में पड़ने लगा। उन्हें वोटर उस वक्त याद आया जब उनको सामने जेल नज़र आने लगी। चलें, अच्छी बात है, याद आया, लेकिन इसलिए नहीं कि अब की बार वोट या वोटर दोनों को इज्जत देंगे, बल्कि इस बार भी वोटर को सीढ़ी बनाकर इक़्तिदार तक ही जाना था। वोटर से अदालतों पर हमले करवाने थे, ऐसे कह लें। वोटर से फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगवाने थे, यूँ कह लें। वोटर को रियासत मुखालिफ बयानिए के लिए इस्तेमाल करना था, ये समझ लीजिए। लेकिन इस सब के बावजूद नतीजा जो मैं पूछती हूँ कि मिला क्या, हासिल क्या हुआ? यकीनन कुछ नहीं। और नवाज शरीफ जेल ही चले गए। नवाज शरीफ का वो बयानिया जिसे उनके चाहने वाले कहते रहे वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो, वो ना वोट की इज़्ज़त के लिए था, ना वोटर के मुस्तकबिल के लिए था। वो बयानिया था ब्लैकमेल करने के लिए। वो बयानिया था रियासती इदारों को धमकियाँ देने के लिए, या कह दें कि वो बयानिया था इदारों को यरगमाल बनाने के लिए। वरना आप ही मुझे बताएं, क्या आपने कोई एक ऐसा शख्स देखा हो, कोई ऐसा शख्स जिसकी मुल्क में अपनी हुकूमत हो, अपनी हुकूमत, और वो अपनी ही हुकूमत में खड़ा होकर आवाम से ये कह रहा हो? ये ज़रा क्लिप देखिए। आप नवाज शरीफ का साथ दोगे, इंशाअल्लाह हम पाकिस्तानी अवाम को इंसाफ भी देंगे। हम पाकिस्तानी अवाम को इंशाअल्लाह एक घर भी देंगे रहने के लिए, ताकि लोग बाइज्जत जिंदगी गुजार सकें। यहाँ सब लोग हैं यहाँ पे, लेकिन पता नहीं कितनों के पास घर है और कितनों के पास नहीं है। भाई, जिनके पास घर है जरा हाथ खड़ा करके बताएं। जिनके पास अपना घर है तो बताओ हाथ खड़ा करके, हाथ नीचे करो। जिनके पास अपना घर नहीं है वो हाथ खड़ा करके बताएं। देखे तादाद इतना जुल्म होता रहा पिछले 70 साल से आपके साथ। इंशाल्लाह अब ये जुल्म बंद हो जाएगा। अब इंशाल्लाह सबको घर मिलेगा, सबको घर मिलेगा। अब आपने क्लिप देखा, इन शख्सियत से कौन वाकिफ़ नहीं होगा, नाम से भी काम से भी। नवाज शरीफ साहब कहते हैं इन्हें। ये नवाज शरीफ साहब उस वक्त फरमा रहे थे जब मुल्क के वज़ीर आज़म का नाम था शाहिद खाकान अब्बासी। ये नवाज शरीफ साहब उस वक्त फरमा रहे थे इक़्तिदार में जो जमात थी, उस जमात का नाम था मुस्लिम लीग नून, शेर वाली पार्टी। ये नवाज शरीफ साहब उस वक्त फरमा रहे थे जब नवाज शरीफ की हैसियत एक किंग मेकर की थी, किंग मेकर से कम नहीं थी। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उनका वो बयानिया जो रियासत के ख़िलाफ़ था मकबूल हो सके और उनको शेल्टर मिल सके, उनको अपने मुकदमात से किसी तरह निजात मिल सके। वो अपने मुकदमात को सियासी साबित करना चाहते थे। और बिलावल जरदारी साहब कि नवाज शरीफ साहब के मुतालिक फरमाते रहे कि नवाज शरीफ तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के बाद, नाअहल होने के बाद, जेल जाने के बाद नज़रियाती बन चुके हैं। ज़रा ये भी क्लिप देखिए जी। तो बिलावल जरदारी साहब का भी क्लिप आपने देखा। नज़रियाती 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 बहुत सुन लिया। अब मतलब क्या है? अच्छा, मैं इससे पहले कि मैं इस बारे में बात करूं, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे सियासतदान जब भी कुछ बोलते हैं ना नाज़रीन, तो उन टर्म्स के मतलब जो हैं या उनके जो एक मायनी हैं, मेरे ख्याल से उससे नावाकिफ़ होते हैं, या जो मतलब इन्हें समझाया जाता है वो मतलब कुछ और होता है। डिक्शनरी खोल कर नहीं देखते, लुगत खोल कर नहीं देखते। सियासी जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, सियासी टर्म्स जो यूज़ की जाती हैं, जो बराह रास्त आपको मुतासर करती हैं, मुझे मुतासर करती हैं, वोटर को मुतासर करती हैं, आवाम को मुतासर करती हैं, जमहूरियत में जमहूर को मुतासर करती हैं, उन टर्म्स के मायने इनको शायद नहीं पता होते,
या अगर पता होते हैं तो वो फिर इनके लिए मायने और होते हैं, वैसे वो मायने और होते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल नज़रियाती। अब नज़रियाती का जो मतलब है वो आपको क्या समझ आता है, मुझे क्या समझ आता है, इस चीज़ को साइड पे करते हैं। इनको क्या समझ आता है वो प्रैक्टिकली नज़र आता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जिनके कॉल में और फेल में खुला तजाद है कि ये कहते जो हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो कहने से मुख्तलिफ होता है, या फिर ये कन्फ्यूज़ हैं, या फिर इनके नज़रियात ही ऐसे हैं कि जैसे नज़रियात होंगे फिर वैसी नज़रियाती की लैंग्वेज होगी, उसकी मीनिंग्स वो होंगे, उसका मतलब वो होगा। अब नज़रियाती कौन होता है? नज़रियाती उसे कहते हैं जो हर हाल में अपने नज़रिए पर खड़ा रहे। आंधी आए, तूफ़ान आए, ज़लज़ला आए, कुछ भी हो, वो अपने नज़रियात से पीछे ना हटे। नवाज शरीफ का नज़रिया था फ़ौज, अदालत मुखालिफ। नवाज शरीफ ने वोट को इज़्ज़त दो के नाम पर जो मुहिम चलाई, उसका ताल्लुक यकीन जानिए ना वोट से था ना वोटर से, उसका ताल्लुक था नवाज शरीफ से। और उसका मकसद क्या था? नवाज शरीफ साहब के मुकदमात को सियासी रंग देना, इदारों को ब्लैकमेल करना, मुल्क पर चढ़ाई करना, धमकियां देना, तड़ियां लगाना, अदालतों को वार्निंग देना, जो कि उनके साथियों ने खुलेआम किया। वो नज़रिया जो नवाज शरीफ ने वोट को इज़्ज़त दो के नाम पर बनाया था, उसी नज़रिए के तहत इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत को ब्लैकमेल किया। किस चीज़ पर? आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक के मामले पर मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि अगर इस मामले पर ताउन चाहिए हो तो कुछ सिफारिशात हैं, ज़रा मंजूर कर दो। बहरहाल नवाज शरीफ को रिलीफ मिला, वो चले गए। शहबाज शरीफ को रिलीफ मिला, वो भी चले गए। मरियम नवाज़ अब लंदन जाने की कोशिशों में मसरूफ़ दिखाई देती हैं क्योंकि अब शरीफ ख़ानदान को रिलीफ मिल गया है। खैर मुझे भी ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से आने के बाद वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया कैसे बदला वो भी आपको दिखाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान। वोट को इज़्ज़त दो और इस मुहिम के चलाने वालों की बात हो रही थी। एक क्लिप है हमारे पास टीम कोरतुलैन, राना सनाउल्लाह का क्लिप, ज़रा चलाइएगा। वोट को इज़्ज़त दो जो है उससे मुराद ये नहीं है कि वोट हमें दो, उससे मुराद ये है कि अवाम के फैसले की रिस्पेक्ट करो। तो अगर अवाम के फैसले की इज़्ज़त नहीं की जाएगी और ये सिलेक्टेड का सिलसिला चलता रहेगा कठपुतलियों का, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने, मौलाना फजल रहमान ने एक्सटेंशन के ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया था, बल्कि सब ने कहा कि जी ये ठीक हो गया है, एक्सटेंशन जो है ये ठीक है, ये मुल्क की मफाद में है, ये अदारे के मफाद में है। अब उसके बाद नालायकी जो है वो इस गवर्नमेंट ने की कि जो नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट ने करना था प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया, जो प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस करनी थी कैबिनेट की मंजूरी वो वैसे ही कर दी, बाद में जो है वो कैबिनेट की अप्रूवल ली। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया कि आप इसको जो है वो लेजिस्लेट करें। गुफ्तगू सुनी आपने राना सनाउल्लाह साहब की। अब जो राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं वो उनका वोटर भी मानने को तैयार नहीं है। इस बार नून लीग ने बहुत बुर्दबारी का मुजाहरा किया, कौमी मुफाद में सियासत को बीच में नहीं लाए और ना ही कोई ब्लैकमेलिंग की। लेकिन भारत ने हमसे पहले वो काम कर दिया जो हमने करना था। ये क्लिप दिखाने का मकसद क्या था? सिर्फ इतना था कि पूरा मुल्क जानता है नवाज शरीफ ने आवाम को फ़ौज और अदालतों के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश की और बहुत ज़्यादा की, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा की। लेकिन आज उनकी जमात ने बग़ैर किसी एतराज़ के आर्मी एक्ट बिल की हिमायत की, जो कि करनी भी चाहिए थी। लेकिन बात नज़रियात की करते हैं, नज़रियात जो बदल गए और बदलते चले गए। ये आज की बात नहीं है, इस तरह इनके नज़रियात हमेशा बदलते रहे हैं। ये ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, ये अपने लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ये सिर्फ अपने दिफा को मजबूत करने के लिए मुल्क के दिफा को कमज़ोर करने की भी कोशिश करने पर आ जाते हैं। नवाज शरीफ ने नाअहल होने के बाद पूरी इलेक्शन मुहिम में अदालतों और फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाए, लेकिन कोई एक सबूत ना दे सके। और आज जब नवाज शरीफ अपने ख़ानदान समेत बाहर हैं, तो आपने कभी सोचा नाजरीन, अब जब वो बाहर हैं तो ना अदालतें बुरी हैं ना फ़ौज बुरी है? कब तक हम अपनी कौम को सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद के चक्कर में उलझाते रहेंगे? आखिर कब तक? कल फिर नवाज शरीफ अगर मुश्किल में होंगे तो क्या होगा? अदालतों और फ़ौज के ख़िलाफ़ महाज संभाल लेंगे,
बोलेंगे, इतना बोलेंगे, ना बोलने से पहले सोचेंगे, ना बोलने के बाद सोचेंगे। तो क्या आप इसे जमहूरियत कहेंगे? क्या ये है जमहूरियत, या इसको आप नज़रियात कहेंगे जो अपने मुफाद के मुताबिक बदलते हैं? जिस तरह सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, नज़रियात भी बदल गए, ज़रूरियात भी बदल गई, मुफादात भी बदल गए और जमहूरियत की डेफिनेशन भी बदल गई। दुनिया इस वक्त तीसरी आलमी जंग के करीब है। तीसरी आलमी जंग, इसके बारे में बातें कर रही है दुनिया। हम अब तक जमहूरियत को ख़तरा है इस डायलॉग से बाहर नहीं निकल रहे। जमहूरियत को ख़तरा सबसे ज़्यादा किससे है? कभी सोचा? जमहूरियत को ख़तरा सबसे ज़्यादा है तो उसी से जो जमहूरियत का नाम लेता है, बल्कि मैं अगर कहूँ कि जमहूरियत का नाम इस्तेमाल करता है टिश्यू पेपर की तरह, तो गलत नहीं होगा। जमहूर को पागल बनाता है जमहूरियत के नाम पे। अगर मैं ये कह दूं तो ये भी बहुत कड़वे अल्फाज नहीं होंगे, और अगर लगते हैं किसी को कड़वे तो हजम कीजिए मेरे अल्फाज को, इसलिए कि उस बंदे पर डिपेंड करता है जो जमहूरियत का नाम लेकर जमहूर के साथ बाकायदा खेलता है, जमहूर की नफ्सियात के साथ बाकायदा खेलता है। इसलिए कि उसी पर यह डिपेंड करता है कि वो जमहूरियत का समर अवाम तक पहुँचाए तो सही, फिर बात भी करे जमहूरियत की। पहले अवाम तक उस समर को पहुंचाए या खुद खाए। इस मुल्क में फ़ौज भी जमहूरियत के हक़ में है और अदालतें भी, इसमें किसी की कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म का डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई मुखालिफ है जमहूरियत के तो वो खुद सियासतदान, और अपनी हरकतों और अपने अमल से ये बात साबित करता है। प्रैक्टिकली ये दिखाते हैं, ना पहले इस मुल्क में वोट या वोटर को ख़तरा था, ना पहले इस मुल्क में किसी और ने वोट या वोटर की तौहीन की थी, बल्कि जब भी इस मुल्क में वोटर के वोट की तौहीन हुई तो वोट लेने वालों ने खुद वो तौहीन की। ये बदलते नज़रियात क्या इस बात का खुला सबूत नहीं है कि नवाज शरीफ की वोट को इज़्ज़त दो मुहिम असल में एक ब्लैक मेलिंग के अलावा और कुछ थी ही नहीं? सबूत है ये। अगर वोट को इज़्ज़त देनी होती तो नवाज शरीफ 30 सालों में यानी 3 डेकेड्स में क्या नहीं देते इज़्ज़त? देते। अगर वोट को इज़्ज़त देनी होती तो नवाज शरीफ अमली तौर पर ऐसे इक़दाम करते, प्रैक्टिकली कुछ ऐसा करते। अगर वोट को इज़्ज़त देनी होती तो उस वक्त देते जब नवाज शरीफ के पास इक़्तिदार था। मुल्क में जमहूरियत के नाम पर ये ब्लैकमेलिंग मेरे ख्याल से बंद हो जानी चाहिए, और एक ऐसा बिल पास होना चाहिए। हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, सिर्फ बातें नहीं करते, ज़बानी जमा खर्च। एक बिल पास करें, एक ऐसा बिल पास होना चाहिए, वक्त की ज़रूरत है। उससे बिल पास होना चाहिए कि जो शख्स सिर्फ अपने मुकदमात को सियासी रंग देने के लिए इदारों पर इल्ज़ामात की बुछाड़ करे और फिर उन इल्ज़ामात को साबित ना कर सके तो उसको ना सिर्फ नाअहल किया जाए बल्कि सज़ा दी जाए, और ऐसी सज़ा दी जाए कि फिर दूसरा भी सोचे वो हरकत करने से पहले कि मेरा भी हशर ये हो सकता है। क्योंकि अगर मुल्क में इसी तरह चलता रहा तो सॉरी टू से मुल्क नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।